सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 6 को और आज का टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। बच्चों, ये कोर्स चल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यही कोर्स चल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। लेक्चर नंबर 6 हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट वेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लोकेटेड इन द USA। और डेनिस रिची को ही फाउंडर माना जाता है सी लैंग्वेज का। Now Dennis Ritchie is known as the founder of the C language. It was developed to overcome the problem of previous language such as B language, BCPL language. Initially, C language was developed to be used in the Unix operating system. It inherits many features of previous language such as B and BCPL. तो देखिए, सबसे पहले जो है 1960 में एल्गोल नाम से एक लैंग्वेज आई थी जो डेवलप की गई थी इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा। इसके बाद 1967 में BCPL लैंग्वेज को बनाया गया और डेवलप किया था मार्टिन रिचार्ड ने। BCPL जो लैंग्वेज थी वो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो 1967 में मार्टिन रिचार्ड के थ्रू बनाई गई थी। उसके बाद 1970 में B लैंग्वेज आई जो केन थॉमसन ने इसको बनाया था। इसके बाद 1972 में ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज बनी जो डेनिस रिची ने बनाई थी बेल लैबोरेटरीज AT&T लैब में। इसके बाद K&RC लैंग्वेज आई जो 1978 एनसाई कमेटी ने बनाई। उसके बाद एनसाई या ISOC आई जो 1990 में बनाई गई, ये भी ISO कमेटी ने बनाई थी। फिर उसके बाद लास्ट में आई C99 जो 1999 स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने इसको बनाया था। और इसी लैंग्वेज को C99 को लास्ट में यहाँ पर लिखा है इट इज़ कॉल्ड एज C99 एंड लेटर C99 बिकेम द ऑफिशियल स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज। तो बच्चों, ये था बैकग्राउंड ऑफ सी लैंग्वेज का कि सी लैंग्वेज से पहले कौन कौन सी लैंग्वेज थी। तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले एल्गोल लैंग्वेज आई थी, फिर उसके बाद BCPL आई थी, फिर उसके बाद B लैंग्वेज, ट्रेडिशनल लैंग्वेज, K&RC लैंग्वेज, फिर उसके बाद एनसाई आई और फिर उसके बाद C99 आई। और C99 को लेटर हम स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये था बच्चों इसका लेक्चर नंबर 6 हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेक्चर नंबर 7 में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। यहाँ से आपकी अब जो है वो सी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। तो सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है कमेंट्स। तो ये जो कमेंट्स हैं ये ऑप्शनल पार्ट होता है और जनरली इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोग्राम। ठीक है, ये जो कमेंट्स लिखे गए इस कमेंट में हम क्या लिखते हैं, जनरली प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं कि प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है या प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है। दूसरा जो यहाँ पर लिखा गया है प्री प्रोसेसिंग कमांड्स, ये भी ऑप्शनल होती हैं, जनरली यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स और डिफाइन कांस्टेंट एंड इनम। ओके, तीसरा होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो इट इज़ ऑप्शनल यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स दैट आर कॉमन फॉर मल्टीपल फंक्शंस। और यहाँ पर लिखा गया इंटीजर मेन। मेन जो है वो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है और ये कंपलसरी है। इसी के बीच में इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट के बीच में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, मेन इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड इट इज़ कंपलसरी स्टेटमेंट।
It includes the starting point of the program execution. Without main, compiler does not understand from which statement execution start. अगर हम मेन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा कंपाइलर उसको ये समझ में नहीं आएगा कि वो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जिनको मुझे रन करना है या जिनका मुझे रिजल्ट निकालना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया लोकल डिक्लेरेशन। तो लोकल डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ये जो लोकल डिक्लेरेशन है, यहाँ जनरली हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट होते हैं, ये यूज़र अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखता है। और लास्ट में यहाँ पर लिखा गया है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि जो मेन फंक्शन आपने बनाया है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। नाउ यहाँ पर नीचे लिखा गया है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो it is optional, used to provide implementation for user defined function that already declared either at global or local declaration part। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर किसका, हमारा सी लैंग्वेज का। इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, प्री प्रोसेसिंग कमांड, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर इंटीजर मेन, और फिर हम मेन के अंदर हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं। आइए लिखते हैं एक प्रोग्राम और समझते हैं। देखिए, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम है मेरा ये कि राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट योर एड्रेस। आपको अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर लिखा था यहाँ पर कमेंट ऐसे करके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट योर कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हैज़ इंक्लूड stdio.h। फिर हमने यहाँ पर लिखा हैज़ इंक्लूड conio.h। फिर हमने यहाँ पर लिखा void main। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा clr फिर हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और यहाँ पर लिखा सबसे पहले 2, फिर स्लैश, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखा मिस्टर ABC सन ऑफ मिस्टर XYZ। यहाँ पर लाइन चेंज करी और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर प्रिंट एफ यहाँ पर लिखा और हमने यहाँ पर लिखा हाउस नंबर 32 हेलो नगर स्लैश एन, एंड देन इसको भी मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ओके, नाउ इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आगरा, एंड देन यहाँ पर कर दिया गेट ch, एंड देन क्लोज। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस प्रोग्राम में ये हुआ है कि ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट वो है जो ये बतलाता है कि आप प्रोग्राम किसके बारे में लिखने जा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है ना। इसके बाद ये जो दो लाइनें हैं, ये लाइनें हैं हमारी प्री प्रोसेसर कमांड्स हैं, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच कर रही हैं। बाद में लिंकर इनको हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच कर देता है। नाउ ये जो लाइन लिखी है void main, ये वो पार्ट है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी इसी के अंदर हम अपना मेन लॉजिक लिखते हैं। मेन प्रोग्राम जो है इसी के अंदर लिखा जाता है, और कंपाइलर समझ जाता है इस मेन से, मेन क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इस मेन से समझ जाता है कि यूज़र ने इस मेन के अंदर अपना प्रोग्राम लिखा है।
इस मेन की जो स्टार्टिंग होती है वो इस ब्रैकेट से होती है और क्लोजिंग इस ब्रैकेट से होती है। इसके अंदर जो लिखा गया है ये यूज़र के अपने स्टेटमेंट हैं कि सबसे पहले वो चाहता है कि स्क्रीन क्लियर हो, फिर वो चाहता है कि टू प्रिंट हो, फिर वो चाहता है एड्रेस प्रिंट हो और लास्ट में आपका आउटपुट आए तो स्क्रीन होल्ड आ जाए। तो ये था प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो आप समझ रहे थे। तो यहाँ पर कमेंट्स लिखे जाते हैं जैसे मैंने आपको लिख के दिखाई। फिर प्रोसेसर कमांड है जैसे हैश इंक्लूड थी। ग्लोबल डिक्लेरेशन है, अगर ज़रूरत है हम अपने प्रोग्राम में तो लिखेंगे। फिर उसके बाद इंटीजर मेन, और यहाँ पर वो पार्ट लिखा जाता है जहाँ पर यूज़र अपने प्रोग्राम में लिखना चाहता है। ओके नाउ, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लाइन नंबर 1 कमेंट, दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है, ये इग्नोर कर दिए जाते हैं और जनरली ये यूज़र की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं। और ये कमेंट दो तरीके के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम जनरली इस तरीके से लिख देते हैं, ऐसे करके, जैसे लिखा था ना टू प्रिंट, ऐसे करके टू प्रिंट योर एड्रेस, तो इसको हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन कमेंट begins with the double slash symbol. We can write any number of single line comments. और मल्टी लाइन कमेंट का मतलब होता है कि जो इसके बीच में लिख दिया जाए, इसको हम मल्टी लाइन, इसके अंदर हम कितनी भी लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, ऐसे, और जहाँ भी एंड करना हो आप यहाँ पर स्टार्ट लगाइए और इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, in C program the comments lines are optional. Based on the requirement we write comments. All the comment lines in a C program just provide the guidelines. लिखा है ना, guidelines के लिए होती हैं to understand the program and its code. Now तीसरी लाइन होती है इसमें प्री प्रोसेसिंग कमांड्स। तो प्री प्रोसेसिंग कमांड्स आर यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स टू डिफाइन constant. We use hash include statement to include header file into our program. We use a hash define statement to define a constant. The pre-processing statement are used according to the requirement. If we do not need any header file, then no need to write hash include statement. If we do not need any constant, then no need to define hash define. मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है तो आप हैश इंक्लूड को लिखेंगे ऐसे करके। आप चाहते हैं कि math.h फाइल को मैं अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करूं तो ऐसे लिखेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहता हूं तो डिफाइन ऐसे लिखेंगे, डिफाइन। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शनल रहते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, द ग्लोबल डिक्लेरेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, विच आर कॉमन फॉर ऑल द फंक्शंस आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो ऑल ओवर प्रोग्राम कहीं पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम ग्लोबल बोलते हैं, यानी वो वेरिएबल जो ऑल ओवर प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ किए जा सकते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और जनरली ये हम वॉइड मेन से पहले लिखते हैं। तो वी आल्सो यूज द ग्लोबल डिक्लेरेशन टू डिक्लेयर फंक्शन। दिस ग्लोबल डिक्लेरेशन इज यूज्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। इसके बाद लिखा है मेन फंक्शन, इंटीजर मेन और वॉइड मेन। ठीक है, इनमें दोनों में अंतर है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन तो इस वॉइड का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो एवरी सी प्रोग्राम मस्ट राइट दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट main specify the starting point of the C program execution. Here main is a user defined method which tells the compiler that this is the starting point of the program execution. Here int is a data type of a value that is going to return to the operating system after completing the main method execution. If we don't want to return any value, we can use it void. यानी अगर आप अपने प्रोग्राम में मेन लिख रहे हो तो कंपाइलर को ये समझ में आ जाता है कि इस मेन प्रोग्राम के अंदर यूज़र ने अपना प्रोग्राम लिखा हुआ होगा या इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग जो है वो मेन फंक्शन से होनी है। जो भी कुछ लिखा है उस मेन के साथ ही लिखा होगा। नाउ ओपनिंग
ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन ब्रेसेस, ये वाला जो ब्रेसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्रेसेस, इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक which belongs to main method in C program. Every block begins with a इस ओपनिंग ब्रेसेस के साथ। फिर उसके बाद लोकल डिक्लेरेशन आता है। तो लोकल डिक्लेरेशन में क्या है होता है, लोकल वेरिएबल्स को डिफाइन किए जाते हैं। जिस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर काम करता है, उससे बाहर वो काम नहीं करता है। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो देखिए, इन दिस सेक्शन वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स and function that are local to the function or block in which they are declared. The variables which are declared in this section are valid only within the function or block in which they are declared. Now executable statement कौन से होते हैं, तो in this section we write the statement which are perform tasks like reading data, displaying the result, calculation etc. इन सबको क्या बोलते हैं, executable statement। देखो यहाँ पर ये जो लोकल डिक्लेरेशन है ना, लोकल डिक्लेरेशन यहाँ पर जैसे आप लिख देते हो इंटीजर ए, तो ये जो ए है ना, ये ए सिर्फ इस मेन के अंदर ही काम करेगा। इस ए को इस मेन से बाहर, बाहर का मतलब इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट के बाहर कहीं मैं यूज करने लगा तो इसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो ऐसे वेरिएबल को लोकल डिक्लेरेशन बोलते हैं। और ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया ये, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर बी, तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जो बाहर भी यूज किया जा सकता है और मेन के अंदर भी यूज किया जा सकता है। तो ऐसे वेरिएबल को हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। नाउ ये जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है ये यूज़र के अपने स्टेटमेंट होते हैं कि उसको क्या रन करवाना है। जनरली यहाँ पर रीडिंग द डेटा होता है या डेटा को हमें प्रिंट करवाना होता है या फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर लेते हैं। ओके, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट आता है क्लोजिंग ब्रेसेस। तो क्लोजिंग ब्रेसेस क्या कहता है, द क्लोज ब्रेसेस इंडिकेट द एंड ऑफ द ब्लॉक विच बिलोंग्स टू द मेन मेथड इन सी प्रोग्राम। एवरी ब्लॉक एंड विद ए क्लोजिंग ब्रेसेस। नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहता है, उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शनल होते हैं, तो अगर स्टूडेंट चाहे तो इसको लिख सकता है, नहीं चाहे तो ना लिख सके, ना लिखा जाए। So this is the place where we implement the user defined function. The user defined function implement can also be performed before the main method. In this case, the user defined function need not be declared directly. It can be implemented, but it must be before the main method. In a program we can define as many user defined function as we want. ठीक है, लिखा ना as we want. Every user defined function needs a function call to execute the statement. अब ये तो था प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ लिया। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। क्या, पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मस्ट एंड विद ए सेमीकोलन। ये जो सेमीकोलन से होता है इसको हमें लगाना होगा। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो होते हैं वो सेमीकोलन से एंड होते हैं। दूसरा, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन मेथड। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एक मेथड होगा उस प्रोग्राम के अंदर। तीसरा, ऑल द स्टेटमेंट या ऑल द सिस्टम डिफाइंड वर्ड्स कीवर्ड्स मस्ट बी यूज्ड इन लोअर केस लेटर। जितने भी कीवर्ड्स का आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में वो सब लोअर केस लेटर में होंगे। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज यूजर डिफाइंड नेम्स। ठीक है, या आइडेंटिफायर। जितने भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं आप उनको अपने प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड नेम के साथ यूज नहीं कर सकते। और तीसरा, एवरी ओपन ब्रेसेस दे मस्ट बी रेस्पेक्टिव क्लोजिंग ब्रेसेस। अगर ओपन लगाया है तो इसका क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ेगा। और छठे नंबर पर, एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज़ यूज। जब भी कोई आप प्रोग्राम में वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको डिक्लेयर करें। तो ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम क्यों ना इस पर बना दिया जाए और देखा जाए कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो मैं करता हूँ एक एडिटर को ओपन, कंपाइलर को ओपन किया और हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये एडिटर है, किसका एडिटर है, कंपाइलर का। कौन सा कंपाइलर है, टर्बो C++ का। तो हम यहाँ पर सोर्स कोड लिखेंगे। तो सोर्स कोड लिखेंगे अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, दिस प्रोग्राम
this program is for printing your एड्रेस। देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये कमेंट है। पहला स्टेटमेंट कैसा है? कमेंट है। हमने यहाँ पर कमेंट का यूज कर लिया। अब ये कमेंट कौन सा है? मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, एक से ज़्यादा लाइनों में इसको लिखा जा सकता है। ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसे करके। नाउ अब इसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ प्री प्रोसेसर कमांड कुछ। तो हैज़ इंक्लूड मैंने लिया यहाँ पर stdio.h इस तरीके से। फिर मैंने लिखा यहाँ पर हैज़ इंक्लूड conio.h ऐसे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा void main ऐसे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर प्री प्रोसेसर कमांड्स ले ली हैं। इन प्रोसेसर कमांड की हेल्प से मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक void main सेक्शन लिखा है। void main वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कंपाइलर को समझ में आता है कि यूज़र ने यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखा होगा। तो हमें क्या प्रिंट कराना है? एड्रेस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? CLR को। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट f। क्या प्रिंट कराना? सबसे पहले 2 को। तो इस तरीके से लिखेंगे 2, फिर लाइन चेंज करेंगे और फिर इस तरीके से लिखेंगे इसको। फिर लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट f। फिर आप लिखेंगे मिस्टर XYZ सन ऑफ मिस्टर ABC ऐसे लिख दिया है ना। मैंने यहाँ पर फिर से लाइन चेंज कराई एक इस तरीके से। फिर मैंने लिखा प्रिंट f। मैंने लिखा यहाँ पर हाउस नंबर 234 गांधीनगर। ठीक है, फिर मैंने लाइन चेंज करी इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट f और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या? कानपुर। और यहाँ पर लिख दिया 28123। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कोड लिख दिया और यहाँ पर get ch लिख दिया। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ये कमेंट्स लिखे गए हैं। ये आपकी जो है प्री प्रोसेसर कमांड्स हैं। ये कमांड्स क्या कहती हैं? कंपाइलर से कहती हैं कि stdio.h और conio.h को हमें इस प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना है। void main क्या कहता है कि यहाँ से यूज़र का प्रोग्राम स्टार्ट होना है, इस ब्रैकेट से स्टार्ट होना और इस ब्रैकेट के बीच में बंद होना है। और यहाँ पर जो बीच में लिखा है ये स्टेटमेंट है। ये यूज़र चाहता है कि ये स्टेटमेंट रन हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कराऊंगा। तो कंपाइल के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पर, या Alt+F9 की मैं प्रेस कर दूंगा। क्या होगा इससे ये होगा, ये जो सोर्स कोड लिखा हुआ है ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी 01 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया किस में? .obj फाइल में। अब लिंकर आया होगा, लिंकर ने इन दोनों फाइलों को हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच किया होगा और अटैच करने के बाद क्या बना दिया होगा? .exe बना दी होगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो Ctrl F9 या Alt F प्रेस करें और इस पर चले जाएं रन पर और एंटर कर दें। तो देखो एड्रेस प्रिंट हो गया, 2 मिस्टर XY सन ऑफ मिस्टर ABC, हाउस नंबर 234 गांधीनगर कानपुर 28123। ओके, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का आप स्ट्रक्चर लिखिए। तो हमें ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, कमेंट लिखना पड़ेंगे, प्री प्रोसेसिंग कमांड लिखनी पड़ेंगी, ग्लोबल डिक्लेरेशन पड़ेगा, इंटीजर मेन लिखना पड़ेगा, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा और इसके बारे में हमें सब कुछ बताना होगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।